हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक किटलस। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं और लेक्चर 1 में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की थी, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, डायोड क्या होते हैं, जेनर डायोड क्या होते हैं। ये सब काफ़ी चीज़ें हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, तो और उसी को फॉलो करते हुए हम लेक्चर 2 में देखते हैं कि लेक्चर 2 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। लेक्चर 2 में सबसे पहले आज हमारा ये टॉपिक होगा कि रेक्टिफायर्स क्या होते हैं और रेक्टिफायर्स कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे रेक्टिफायर्स 2 टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेंट्रल टैप्ड रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। और इसके एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। और पीआईवी जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है उसके बारे में देखेंगे, वो क्या होता है। और लास्ट देखेंगे अपना टॉपिक आज का रिपल फैक्टर क्या होता है। और इसके साथ ही हम रेक्टिफायर में ये देखेंगे कि रेक्टिफायर को एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या कैसे करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी, इनपुट आउटपुट वोल्टेज, इनपुट आउटपुट करंट, आरएमएस करंट, ये सब क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अपने लेक्चर 2 में कवर करने वाले थे। सो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेक्टिफायर जो एक सर्किट, रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, सॉरी सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो एक इनपुट करंट लेता है और इसको इनपुट करंट लेता है एसी में जो होती है और उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि रेक्टिफायर्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी। सेमीकंडक्टर डायोड आर यूज्ड एज रेक्टिफाइंग एलिमेंट। मतलब कि जो सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं वो रेक्टिफाइंग एलिमेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। और जब एसी करंट को डीसी करंट में बदलना होता है, वही जो प्रोसेस होता है वही रेक्टिफिकेशन कहलाता है। जैसे नेक्स्ट हमारा यही है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। रेक्टिफिकेशन जो एक प्रोसेस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। और रेक्टिफायर को हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। नंबर 1 है हाफ वेव रेक्टिफायर और सेकेंड इज फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक फुल वेव रेक्टिफायर जिसमें 2 डायोड यूज होते हैं और जिसको सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। और सेकेंड है कि फुल वेव रेक्टिफायर एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है जिसमें 4 डायोड यूज करते हैं हम। तो देखते हैं आगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। दी हाफ वेव रेक्टिफायर इज ए टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट रेक्टिफाइज ओनली हाफ साइकिल ऑफ द वेव फॉर्म। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वह हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट करता है, जो निगेटिव वाली साइकिल होती है उसको कन्वर्ट नहीं करता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर कंजिस्ट ऑफ ए सिंगल डायोड, जैसा कि हमने बात करा कि हाफ वेव रेक्टिफायर एक सिंगल डायोड यूज होता है इसमें। और ये जो डायोड होता है एक सीरीज में कनेक्ट होता है। एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम और एक लोड रेजिस्टेंस आरएल यूज करते हैं। द आउटपुट वोल्टेज भी नॉट इज टेकन अक्रॉस द लोड आर। इसकी देखेंगे हम, ये जो SWR सर्किट मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट होती है, ये सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर यूज होता है। जो एक ट्रांसफार्मर है यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज होता है, इसके साथ एक ये डायोड होता है। ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में लगा होता है और एक लोड रेजिस्टेंस इसके सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। और इसके अक्रॉस हम एक वोल्टेज मेजर करने के लिए V0 एक पैरामीटर अज्यूम कर लेते हैं। और इसका जो वेव फॉर्म होता है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके वेव फॉर्म कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो कैसे काम करता है। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए ये जो इंड ए होता है, इंड जे होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। और इंड बी हो जाता है निगेटिव टर्मिनल की बात करता है। जैसे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज द इंड ए बिकम्स पॉजिटिव एंड इंड बी बिकम्स निगेटिव। जैसा कि हमने बात करा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इंड ए पॉजिटिव होता है और इंड बी निगेटिव होता है। तो द डायोड डी बिकम्स फॉरवर्ड बायस एंड एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। जब इधर से करंट फ्लो होगी तो ये जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डायोड जो होता है एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है जो अपने जो एरोड होता है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है। जब इधर से करंट फ्लो होगी तो ये डायोड इसको अलाउ करेगा और एक शॉर्ट सर्किट के रूप में ये अपने आप को शो करेगा। तो यहाँ से तो करंट फ्लो हो जाएगी इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और जो करंट फ्लो होगी इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस उसका जो वोल्टेज होगा V0, जिसको हम यहाँ में IL इंटू RL, क्योंकि ओवरऑल एक लोड रेजिस्टेंस RL ही है और डायोड कोई सिग्निफिकेंट इस तरह से कोई करंट कैरी नहीं करता है। तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है IL इंटू RL हो जाएगा। और जो नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम कि नेक्स्ट क्या होता है जब निगेटिव हाफ साइकिल होता है। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि इंस ए जो होता है निगेटिव टर्मिनल हो जाता है और इंस बी जो होता है
पॉजिटिव टर्मिनल्स बन जाता है। तो जो जैसे कि हम देखें इसमें क्या है कि ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट वोल्टेज द इन से बिकम्स नेगेटिव, जैसा कि हमने बात करा कि इन से नेगेटिव हो जाता है एंड इन बी बिकम्स पॉजिटिव, बी इन से होता है पॉजिटिव हो जाता है। द डायोड डी बिकम्स रिवर्स बायस्ड एंड एक्ट एज ओपन सर्किट। ये जो डायस होता है, डायोड होता है, ये जब रिवर्स बायस में हो जाता है, क्योंकि हम पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट फ्लो होगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा डायोड, और ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी और आउटपुट वोल्टेज ये यहाँ पे जीरो कंसीडर किया जाएगा और जीरो ही हमें मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि दी करेंट एंड वोल्टेज एकरा दी लोड रिमेंस जीरो। इस आर एल के अक्रॉस जो है करंट और वोल्टेज दोनों क्या होने वाले हैं, आर एल के अक्रॉस जो है करंट और वोल्टेज दोनों क्या होने वाले हैं, जीरो वाले होने वाले हैं। इसको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी नॉट इज इक्वल टू जीरो इंटू आर एल, देयर फोर वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो होने वाला है। और देखेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर्स के जो एडवांटेज है कि हाफ वेव रेक्टिफायर्स के एडवांटेज क्या क्या है। इट चीप एज इट यूजेज वेरी फ्यू कंपोनेंट। ये जो होता है ये बहुत ही सस्ता होता है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर्स होते हैं। सिंपल टू डिज़ाइन, इसको बनाना आसान होता है, जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि एक सिंपल सा ट्रांसफार्मर और इसके साथ ही हम एक डायोड ले लेते हैं, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और ये वोल्टेज मेजर करने के लिए वी नॉट का ये इस सिंपल डिज़ाइन में बन गई एक SWR हाफ वेव रेक्टिफायर्स का। और सेंट्रल टाइप ट्रांसफार्मर इज नॉट, ये सेंट्रल टाइप ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता है। हम बात करेंगे आगे सेंट्रल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्योंकि एक फुल वेव रेक्टिफायर में यूज होता है और इसमें सिर्फ इसका सबसे मेजर चीज़ ये ध्यान में रखने वाली कि यहाँ पे सिर्फ एक डायोड यूज होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड, सिंगल डायोड यूज होता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होने वाला है, हाफ रेक्टिफायर यूज करने के डिसएडवांटेज क्या है। नंबर 1 है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी 14.6। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी हम आगे भी अपने आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि ये एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करी जाती है। ये काफ़ी लो होती है और ये फुल वेव रेक्टिफायर के कंपेरिजन में लो होती है और फुल वेव रेक्टिफायर इसके कंपेरिजन में ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होता है। द रिपल फैक्टर इज हाई, इसका रिपल फैक्टर जो होता है ये हाई होता है। रिपल फैक्टर भी देखेंगे कि रिपल फैक्टर क्या होता है। और द ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज लो, यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है इसका ये बहुत ही लो होता है, कम ही होता है। सो स्टूडेंट्स हम इसका कैलकुलेट करने वाले हैं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें जो करंट फ्लो होती है IDC, जो आउटपुट करंट मिलती है IDC, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो हम किसी इंस्टेंट टाइम पे एक करंट एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है जिसकी वैल्यू लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है उसकी वैल्यू जो है IM मैक्सिमम करंट साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि एक साइनोसॉइडल फंक्शन है। तो हम यहाँ बात करेंगे आई लोड करंट की बात करेंगे तो IDC क्या होगा 1/2 पाई। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं IL को पाई से नहीं सॉरी 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि हमें एक साइकिल की बात करनी है तो हम इसको 0 से 2 पाई के तक कैलकुलेट करेंगे। तो IL को हम IL डी थीटा, IL जो मैक्सिमम करंट होती है इसकी IL की इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है IM साइन थीटा डी थीटा। तो इसको आगे देखने वाले IL जो जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था कि जो वेवफॉर्म होती है इसकी आउटपुट वोल्टेज का ये पॉजिटिव के लिए तो होता है लेकिन निगेटिव के लिए नहीं होता है, फिर ये पॉजिटिव के लिए होता है। मतलब कि ये 0 से पाई फिर पाई से 2 पाई तक इसकी वैल्यू 0 होती है, फिर 2 पाई से 3 पाई। तो स्टूडेंट्स हम इसको अगर 2 पार्ट्स में इंटीग्रेशन को, जैसा हम जानते हैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से, इसको हम अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें 0 से 2 पाई नहीं सॉरी इसको पाई और 2 पाई में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे इसको 0 और पाई में डिवाइड कर देते हैं, इसमें IL डी थीटा और प्लस इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं पाई टू 2 पाई IL डी थीटा। तो पाई से 2 पाई के बीच में हमने देखा है कि जो पाई से 2 पाई के बीच में होता है एक करंट 0 होता है, इसलिए हम इसको एक 0 कर लेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। और जो हमारा फाइनली होगा, जो हमारा फाइनली आने वाला जिसको हमें इंटीग्रेट करना है 1/2 पाई 0 to पाई IL IM,
क्योंकि आई एल का इक्वेशन है आई एम साइन थीटा है, तो आई एम साइन थीटा डी थीटा। ए नहीं, इसको देखेंगे अपन। आई डी सी की जो वैल्यू होती है 1/2 पाई। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे आई एम को अगर हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है आई एम, इसको अगर कॉमन लेते हैं साइन थीटा की जो इंटीग्रेट करने वैल्यू आती है माइनस कास थीटा आती है, ये 0 से पाई। माइनस कास थीटा को अगर हम बाहर ले लेते हैं, आई डी सी इज इक्वल टू माइनस आई एम अपन 2 पाई। माइनस कास थीटा को हम बाहर लेते हैं, कास पाई की वैल्यू जो होती है अगर हम लिखेंगे तो कास पाई माइनस कास ऑफ 0, तो माइनस आई एम अपन 2 पाई। और कास पाई की वैल्यू -1 होती है और कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/2 हो जाएगा माइनस आई एम अपन 2 पाई और ब्रैकेट में -2, तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा और 2 से 2 ये कट जाएगा। मतलब कि आई जो इसमें डीसी करंट होती है इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, आई एम अपन पाई। ये जो यहाँ पे लोड करंट है इस सर्किट में हाफ वेव रेक्टिफायर में ये आई एम अपन पाई होने वाली है। यहाँ पे अगर हम अच्छे वे में लिख दें तो आई डी सी इज इक्वल टू आई एम अपन पाई। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट जो आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट है, लोड करंट की आरएमएस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। और आरएमएस का मतलब था रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू जो होता है बहुत ही एसी जो करंट होता है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है ये। आप लोग तो पढ़े होंगे अपने पिछली क्लासेस में आरएमएस वैल्यू क्या होती है। आरएमएस वैल्यू के लिए हम सबसे पहले आरएमएस वैल्यू के लिए भी हमें लोड करंट को ही इंटीग्रेट करना है, लेकिन हमें इसको थोड़ा आई एल होता है, ये आई एल इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा। तो आई आर एम एस की जो वैल्यू होती है वो √1/2 पाई 0 to 2 पाई ए आई एम साइन थीटा डी थीटा, ये सब के ऊपर रूट लगा रहेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हमने अभी देखा है कि जो पाई से 2 पाई के बीच में जो होता है, पाई से 2 पाई के बीच में आई एल लोड करंट क्या होता है, ये इसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ हमें पाई से 2 पाई, पाई से 0 से लेकर पाई के बीच में हमें कैलकुलेट करना है आरएमएस वैल्यू को। तो आरएमएस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे 1/2 पाई, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे 0 से पाई तक आई एम साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये हमने आपको बताया नहीं कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो रूट मीन स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके अंडर रूट लेते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रूट मीन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है 1 - cos 2 थीटा अपान 2, तो इससे इसको हम रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह पे ये यूज करेंगे। तो ये 1/2 पाई 0 से पाई 0 से पाई, और आई एम को हम कॉमन ले लेते हैं, आई एम स्क्वायर को बाहर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा अपान 2। तो 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं हम इधर। जब 2 को कॉमन लेंगे तो ये आई एम स्क्वायर अपान 4 0 से पाई 1 - cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। अगर हम इसको देखेंगे आगे, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो आई एम स्क्वायर अपान 4 ये तो कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये 2 पाई मतलब ये 4 पाई होने वाला है ना, सॉरी
तो ये अंडर रूट में im² अपान 4 पाई, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपान 2, ये 0 से पाई के बीच में कैलकुलेट करना है हमें। तो RMS की वैल्यू जो होती है इसको हम एक नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, इसको काफ़ी कंजेस्टेड हो जाएगा ये। तो जो IRMS की वैल्यू है, IRMS इज इक्वल टू, हम कौन सी स्टेप तक पहुंच गए थे अपने, im² अपान 4 पाई, सॉरी स्क्वायर, im² ये 1 माइनस काश साइन, सॉरी साइन 1 माइनस साइन 2 थीटा अपान 2, ये थीटा, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक कैलकुलेट करना है। तो ये इसमें देखेंगे im², नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा 4 पाई, पाई की वैल्यू पुट करेंगे थीटा की जगह, तो पाई माइनस साइन 2 पाई, 2 पाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 करेंगे तो भी 0 हो जाएगी, मतलब ये कोई सेंस नहीं होता। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि IRMS की जो वैल्यू होने वाली है इज इक्वल टू im अपान रूट हटेगा तो im अपान 2, ये IRMS करंट होने वाली है। सो स्टूडेंट्स, हम इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है। सो स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट एनालिसिस करने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो हाफ रेक्टिफायर के बारे में नेक्स्ट हमारा जो एनालिसिस है वो है ए वी वोल्टेज, जो लोड वोल्टेज है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने वाला VDC। VDC क्या होगा, IDC इंटू लोड रेजिस्टेंस। तो IDC की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, इसकी वैल्यू होती है IM अपान पाई और इंटू RL। तो IM इंटू RL, इसको हम अगर RL से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, कोई बात नहीं, इसको अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो ये VM हो जाएगा, VM अपान पाई। मीन्स कि जो वोल्टेज है, लोड वोल्टेज, वो VM अपान पाई है। और जो RMS वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज है VRMS है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, IRMS इंटू R लोड रेजिस्टेंस। IRMS की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है IM अपान 2 इंटू RL। तो VRMS की जो वैल्यू है वो हो जाएगी VM अपान 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये VM। इस केस में हमें जो है VM अपान 2, और हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की जब फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करेंगे तो ये इसी वैल्यू है VRMS जो होता है, VRMS उसकी वैल्यू VRMS की वैल्यू जो होती है VM अपान √2 हो जाती है, जब हम फुल वेव रेक्टिफायर के केस में पढ़ेंगे VM। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट जो हम पावर आउटपुट पावर के बारे में बात करेंगे कि आउटपुट पावर क्या रहने वाला है। आउटपुट पावर के बारे में देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि DC जो हम, क्योंकि हम AC से DC में बदल रहे हैं, हमने रेक्टिफाई कर रहे हैं हम अपने सर्किट को, तो ये इसकी जैसे हम जानते हैं कि अपना बेसिक फार्मूला IDC का स्क्वायर इंटू लोड रेजिस्टेंस। IDC को हमने पढ़ा है कि IDC क्या होता है। IDC जो उसकी वैल्यू होती है IM अपान पाई, इसका स्क्वायर इंटू R लोड रेजिस्टेंस। और IM अगर इसको IM की वैल्यू HT रहने देते हैं, फिर जब हम IM इंटू RL और एक IL को हम अगर IM को बाहर कर लेते हैं अपान पाई स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये VM हो सकता है IM इंटू RL। तो जो आउटपुट पावर होने वाला है वो VM इंटू IM अपान पाई स्क्वायर, ये हमारा आउटपुट पावर होने वाला है। और जो इनपुट पावर है, जो हम AC इनपुट पावर सप्लाई करते हैं PAC, जो PAC की वैल्यू होने वाली है वो
आई आर एम एस, क्योंकि हम आर एम एस वैल्यू के बारे में बात करते हैं, इंटू आर एल। तो आई आर एम एस की जो वैल्यू है हमने कैलकुलेट करी है आई एम अपान 2 उसका स्क्वायर इंटू आर एल। तो आई एम ऐसे एज इट इज इसमें भी कर लेंगे, तो ए वी एम अपान आई एम अपान 4। जो हमारा इस केस में हमारा जो इनपुट पावर है वो इतना रहने वाला है, वी एम अपान आई एम अपान 4। और नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका, इस हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो हम करेंगे रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी मतलब कि एक प्रकार से अगर आप समझेंगे एक सीधे सीधे भाषा में, तो क्षमता, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। तो दिया है यहाँ पे कि द रेक्टिफायर एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डीसी पावर आउटपुट टू एसी पावर इनपुट। मतलब कि हम कितना डीसी पावर आउटपुट पा रहे हैं एक एसी पावर इनपुट को सप्लाई करने पर, उसी का जो रेशियो होता है वो हमारा रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी होता है, जिसको हम एटा से डिनोट करते हैं। एटा इज इक्वल टू पी डी सी अपान पी ए सी। तो पी डी सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है। पी डी सी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी कि वी एम इंटू आई एम अपान में पाई स्क्वायर ये। और जो पी ए सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी वो वी एम अपान आई एम अपान 4। ये वी एम अपान आई एम से ये सब कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब कि एटा की जो वैल्यू होने वाली है ये 4 अपान पाई स्क्वायर होने वाली है। अब पाई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है नियरली हम इसको अज्यूम करते हैं ये 10 होती है, लेकिन ये 10 नहीं होती, थोड़ा सा कम होती है इससे। तो ये 4 अपान जब इसको करेंगे तो ये 0.406। अगर हम एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो ये 14.6% एफिशिएंसी होने वाली है रेक्टिफिकेशन की, जो कि काफ़ी कम है। इसलिए हम जो रेक्टिफिकेशन हम काफ़ी अमाउंट में एसी वोल्टेज को सप्लाई करते हैं और हमें उसका 14.6% ही प्राप्त होता है। तो हम इसको रिड्यूस करने के लिए रिपल फैक्टर देख लेते हैं। रिपल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हर बार सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी साल का अगर आप प्रीवियस पीवाई की देखेंगे तो रिपल फैक्टर काफ़ी बार पूछा गया है। तो रिपल फैक्टर यहाँ पे दिया क्या रिपल फैक्टर होता है क्या, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू एंड रेक्टिफाइड आउटपुट टू डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द रेक्टिफाइड आउटपुट। मतलब कि जो आई ए सी होता है आरएमएस वैल्यू उसका रेशियो उसका और आई डी सी इन दोनों का जो रेशियो होता है वही क्या होता है रिपल फैक्टर होता है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं रिपल फैक्टर। ये काफ़ी मतलब बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं, बहुत इजी है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं आई ए सी अपान आई डी सी। तो आई ए सी तो हमने कैलकुलेट नहीं करा, पर आई ए सी क्या होता है? आई ए सी इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर, क्योंकि आई आर एम एस की जो वैल्यू होती है आई ए सी और डी सी के इक्वल होती है, स्क्वायर की इक्वल होती है, सॉरी। तो यहाँ पे आई ए सी की जगह पे अगर हम ये पुट करेंगे तो आर इज इक्वल टू इसको आई आर एम एस माइनस आई डी सी का स्क्वायर। अगर आई डी सी को हम अंदर ले जाएंगे तो हम इसको आई डी सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अगर हम इस आई डी सी को अंदर ले जाते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं इक्वल में, ये इधर लिखते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पे करते हैं, फिर जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आई आर एम एस अपान आई डी सी माइनस 1, क्योंकि वाई डी सी अपान आई डी सी 1 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं फिर आर की वैल्यू क्या होती है। आर रिपल फैक्टर जो होगा आई आर एम एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी। आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है कि आई एम अपान 2 इसका स्क्वायर अपान आई एम अपान पाई। किसकी वैल्यू होती है? आई डी सी, इसका स्क्वायर माइनस 1। तो आई एम से आई एम कैंसिल हो जाएगा, तो आर की जो वैल्यू होती है अंडर रूट में पाई स्क्वायर अपान 4 माइनस 1, और जो निकल कर आती है रिपल फैक्टर की जो वैल्यू होती है
वो 1.21 के इक्वल होती है। 1.21 जो रिपल फैक्टर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का 1.21 होता है, जो कि काफ़ी हाई है एक फुल वेव रेक्टिफायर के कंपेयर में। अगर इसको सही से लिखें हम तो जो रिपल फैक्टर होता है आ रिपल फैक्टर इज इक्वल टू 1.21। सो स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट देखने वाले हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है कि जो हाफ वेव होता है उसमें तो नेगेटिव साइकिल को हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं डीसी आउटपुट में, लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो नेगेटिव साइकिल को भी आउटपुट में बदल देता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर को सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है हमें। तो ये सेंटर फुल रेक्टिफायर सेंटर टाइप हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने बात करा था कि फुल वेव रेक्टिफायर 2 टाइप्स के होते हैं। ये वन होता है सेंट्रल टाइप ट्रांसफार्मर, सेंटर टाइप, और सेकेंड हम पढ़ते हैं दूसरा ब्रिज टाइप। इन दोनों का नाम क्या ये सभी देखने वाले हैं। और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड का यूज करते हैं, उनके साथ ही एक लोड रेजिस्टेंस का यूज भी करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हम फुल वेव रेक्टिफायर्स क्या होते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर्स ये सेंट्रल टाइप फुल वेव रेक्टिफायर्स यूजेज ओनली 2 डायोड्स। ये 2 डायोड्स में होता है जैसे कि हमने बात करा है, एंड आर कनेक्टेड टू दी अपोजिट एंड्स ऑफ द सेंट्रल टाइप सेकेंडरी ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर के दोनों एंड की तरफ ये दोनों कनेक्ट होते हैं। 2 डायोड होते हैं, एक फॉरवर्ड बायस में होता है इसके, और इसके अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो एक दूसरा रिवर्स बायस में होता है। एक ग्राउंड सेंटर ट्रैप यूजुअली कंसिडर है ग्राउंड पॉइंट के रूप में एज्यूम करते हैं, इसलिए इसका नाम सेंटर टैप दिया गया है। तो इसके बारे में कोशिश करते हैं कि जब सेंट्रल टैप में जब हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है और कैसे काम करता है। तो जब पॉजिटिव साइकिल की बात करते हैं तो पॉजिटिव साइकिल में हमने हाफ रेक्टिफायर की तरह यहाँ पे भी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। लेकिन जब हम देखेंगे कि ये जब पॉजिटिव टर्मिनल है, जब करंट यहाँ से फ्लो होगी तो ये यहाँ से तो पास हो जाएगी इससे, इस डायोड से D1 से, लेकिन जब ये यहाँ से इधर आएगी तो इधर तो पास हो जाएगी ट्रांसफार्मर की तरफ, पर जब इधर आएगी तो ये डायोड जो हमें रिवर्स बायस में मिलेगा, जिसकी वजह से ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और यहाँ से करंट पास नहीं हो सकती। मतलब कि एक साइकिल में एक जो D1 है वो फॉरवर्ड बायस में होगा और जो D2 है वो रिवर्स बायस में होगा। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग दी पॉजिटिव हाफ साइकिल में साइकिल AC इनपुट वोल्टेज द इंड्स ए बिकम्स पॉजिटिव एंड इंड्स बी बिकम्स नेगेटिव, जैसा कि हमने बात करा अभी। तो डायोड D1 बिकम्स फॉरवर्ड बायस एंड एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। ये भी हमने बात करा कि D1 फॉरवर्ड बायस में होता है और शॉर्ट सर्किट की तरह यूज होता है, और D2 जो होता है रिवर्स बायस होता है और एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और जो लोड रेजिस्टेंस V0 इक्वल टू IRL होता है, क्योंकि एक सिर्फ एक ही लोड रेजिस्टेंस लगा है और करंट और कहीं लीक नहीं हो रही, तो जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा V0 उसकी वैल्यू I/RL हो जाती है। और जब निगेटिव साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो निगेटिव साइकिल में भी सेम प्रोसेस है। जैसा कि इस निगेटिव साइकिल में क्या होगा कि बस इतना स्मॉलर चेंज होगा इसमें कि इंड्स ए जो होगा वो निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और इंड बी होगा, इंड बी जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल का बिहेव करने जैसे यहाँ पे हाँ इंड से जो होगा ये निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और इंड्स बी क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव टर्मिनल। और जब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा तो जो D2 है इस बार D2 फॉरवर्ड बायस में होगा, D2 फॉरवर्ड बायस में और करंट फ्लो करेगा, और D1 क्या होगा ये रिवर्स बायस में होगा, नो करंट पास, कोई भी करंट पास नहीं कर सकती है। इस D1 इस बार रिवर्स बायस में होगा और D2 क्या होगा फॉरवर्ड बायस में। और यहाँ पे दिया भी है जैसे ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट वोल्टेज, AC इनपुट वोल्टेज के दौरान जो होता है हाफ साइकिल के इन से बिकम्स नेगेटिव, इन से जो बिकम निगेटिव हो जाता है एंड बी बिकम्स पॉजिटिव, जो बी होता है वो पॉजिटिव होता है, हमने बात करा इस बी। तो D1 भी है रिवर्स बायस, D1 जो होता है रिवर्स बायस में होता है ओपन सर्किट, एंड द डायोड D2 बिकम्स फॉरवर्ड, और D2 जो होता है फॉरवर्ड बायस में यूज होता है। तो सेम यहाँ पे भी इसका भी आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू I/RL आने वाला है, सेम उसकी तरह भी। बस इसमें क्या डिफरेंस है कि एक बार D1 रिवर्स बायस में होता है, एक बार D2 रिवर्स बायस में होता है, और जो D2 होता है उसे करंट तो पास होती है। यहाँ पे दिया है इस पॉइंट में कि दी डायोड D2 कंडक्ट्स एंड करंट फ्लो थ्रू D2। हाँ इसके बारे में जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर में, जैसे कि IDC, IRMS, VDC, VRMS,
ये सब काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल टैप वाला हमें जो फुल वेव रेक्टिफायर है यहाँ पे भी आईडीसी बीडीसी आता है, लेकिन वहाँ पे हमने आपको एक बता दिया, तो यहाँ पे भी आपको बताने की जरूरत नहीं। बस इतना आपको समझना है कि जो इस केस में जो वी होता है वो 2 VM के इक्वल होता है। इसका जो VDC इसका जो वोल्टेज होता है वो 2 VM के इक्वल होता है। फॉर बोथ दी साइकिल जैसे कि ये भी हम मतलब एक नोट के रूप में देखते हैं, अगर फॉर बोथ दी हाफ साइकिल दोनों हाफ साइकिल के लिए DC आउटपुट वोल्टेज V नॉट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस दी लोड रेजिस्टेंस। ये लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लोड रेजिस्टर है इसके अक्रॉस हमें V नॉट वोल्टेज मिलता है, वही यहाँ पे दिया गया है। दस वी गेट 2 हाफ साइकिल, हम दोनों बार में निगेटिव में भी पॉजिटिव में भी दोनों बार में हम एक हाफ साइकिल मिलता है। द नेम इसलिए इसको नाम दिया गया फुल वेव, क्योंकि ये हाफ और निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को क्या करता है वो पॉजिटिव में चेंज कर देता है, इसलिए इसका नाम फुल वेव रेक्टिफायर है। जैसा कि यहाँ पे चेंज देख सकते हैं कि इसको ये जो होता है ये कन्वर्ट होकर इस तरह फुल वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव करने लगता है। इस केस में जो होता है IDC, इस केस में IDC क्या होता है, वो IDC की जो वैल्यू होती है 2Im/π होती है। इस तरह सिंपली आप उस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से 0 से 2π तक आपको कैलकुलेट करना। और जो IRMS की वैल्यू होती है, IRMS इसकी वैल्यू जो होती है इस केस में Im/√2 होने वाली है, Im/√2। और VDC भी इस केस में, VDC इस केस में क्या होने वाला है 2 VM इस केस में 2Vm/π, 2Vm/π। और VRMS क्या होने वाला है Vm/√2। और इसका एफिशिएंसी आप भी कैलकुलेट, इसका पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस केस में। तो अगर आपको हम पावर देखें तो इसका जो पावर होता है ये PDC और PAC दोनों पावर की अगर हम बात करें तो PAC जो होता है PDC पर सबसे पहले बात करें तो ये 4/π² Vm²/RL। सेम ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा कि जो आउट Im/2 × RL। सो स्टूडेंट्स हम आगे देखने वाले हैं कि आगे इसका एडवांटेज पढ़ने वाले हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर का एडवांटेज क्या होता है, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में देखेंगे हम। तो इसका एफिशिएंसी होता है 18.1.2, जैसा कि हमने बात कर रहा कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसका हाफ वेव के लिए जो होता है एफिशिएंसी एटा की वैल्यू होती है 14.6%, और इसका 2 गुना होता है फुल वेव रेक्टिफायर में। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसको सीधे कैलकुलेट करेंगे कि PDC/PAC, इस फार्मूले से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो एफिशिएंसी होता है ये 18.2% होता है। और जो रिपल फैक्टर 0.48, रिपल फैक्टर को भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं IAC/IDC। सिंपल फार्मूला IAC की वैल्यू सेम ऐसे ही पुट करना है। और अभी हमने पिछले स्लाइड्स में आपको फार्मूला बता दिया कि ये कौन कौन से फार्मूले आते हैं यूज में। ये सब हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होता है। और इसका लार्जर DC आउटपुट पावर, ये काफ़ी लार्जर आउटपुट पावर देता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है 18.2% है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होने वाला है कि ये काफ़ी महंगा होता है। कॉस्ट ऑफ FWR इज़ मोर देन SWR। ये तो सही बात है भाई कि अगर ज़्यादा आउटपुट देगा तो पावर कॉस्टली भी होगा। और जो रेटिंग होती है इसकी PIV 2 VM होती है। पीक यूनिवर्स, PIV मतलब क्या होता है पीक यूनिवर्स वोल्टेज। पीक यूनिवर्स वोल्टेज को हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि PIV क्या होता है पीक यूनिवर्स वोल्टेज की, मतलब कि जब रिवर्स बायस में मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वही पीक यूनिवर्स वोल्टेज होती है। तो हम फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ेंगे ब्रिज में फुल वेव रेक्टिफायर कैसे होता है, कैसे काम करता है और इसकी मतलब क्या होते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर द ब्रिज रेक्टिफायर इज ए वाइडली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन विच मेक्स यूज ऑफ 4 डायोड्स। एक डायोड 2 3 4, मतलब कि एक ब्रिज टाइप में 4 डायोड होते हैं 1 2 3 4, मतलब कि सॉरी, ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज में आते हैं।
और एक रेक्टिफिकेशन यूज चारों का यूज होता है, जैसे कि अब अभी देखेंगे। इट यूज एन आरडीडी ट्रांसफार्मर इन प्लेस ऑफ सेंट्रल। एक आरडीडी ट्रांसफार्मर यूज़ करता है एक सेंट्रल टैप के कंपेरिजन में, जो कि हमने लास्ट में अपने लास्ट रेक्टिफायर में देखा था कि वहाँ सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो इसमें पॉजिटिव साइकिल के केस में क्या होता है कि पॉजिटिव साइकिल में बात वही होगी कि इन से पॉजिटिव होता है और इंट्स भी निगेटिव होता है। इस केस में ये जो है आपका भी, जैसा कि हम लास्ट स्लाइड में अगर देखें तो ये जब करंट इधर से फ्लो होगी, करंट जब इधर से फ्लो होगी तो ये D4 इन रिवर्स बायस में हो जाएगा, जिसकी वजह से इधर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, और D1 फॉरवर्ड बायस में होगा तो इधर करंट फ्लो होगी। फिर यहाँ पे देखेंगे D3 भी रिवर्स बायस में हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। और तो करंट सीधे इधर आएगी और यहाँ से करंट आके, लेकिन अगर एक करंट इधर तो फ्लो नहीं होगी क्योंकि ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, और लेकिन करंट ऐसे फ्लो हो सकती है, इधर तो नहीं इधर जाएगी तो कोई मतलब नहीं, बात सेम ही। यहाँ से फिर यहाँ रिटर्न होके ट्रांसफार्मर की तरफ आ जाती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये ऐसा होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक फॉरवर्ड बायस होता है, ये भी फॉरवर्ड बायस में, बस ये D1 और D2 ये फॉरवर्ड बायस में होते हैं और D4 और D3 रिवर्स बायस में होते हैं। D1 एंड D2 बिकम्स फॉरवर्ड बायस एट शॉर्ट सर्किट एंड D3 D4 बिकम्स रिवर्स बायस एंड एक्ट एज ओपन सर्किट। D4 और D3 ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं और D1 और D2 शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। The diode D1 and D2 conduct and the current flow through D1। D1 के अक्रॉस करंट फ्लो होती है, D1 से करंट फ्लो होती है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में होता है, और जो लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है हमें, वो V0 इक्वल टू I इंटू RL मिलता है। और अगर हम इसके निगेटिव साइकिल की बात करें तो निगेटिव साइकिल में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि ये जो D1 और D2 हैं ये दोनों रिवर्स बायस में, इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती और इन दोनों में करंट फ्लो हो सकती है। सेम यही बात यहाँ पे करेगी। ड्यूरिंग द हाफ साइकिल AC इनपुट वोल्टेज ए बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाता है और बी क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और D1 D2 बिकम्स रिवर्स बायस। D1 D2 रिवर्स बायस हमने बात करी है। D3 D4 भी फॉरवर्ड बायस में होते हैं। ये भी यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में होने से एक शॉर्ट सर्किट की तरह यूज करते हैं, और D1 और D2 ओपन सर्किट होते हैं। D3 एंड D4 कंडक्ट एंड द करंट फ्लो थ्रू D3, और D3 के करंट फ्लो करती है ऑफ द वाइंडिंग ट्रांसफर एंड इज शोन बाय द सॉलिड एरो, और एक सॉलिड एरो से करंट शो किया गया। तो थ्योरेटिकल आप तो इसको पढ़ सकते हैं। और इस केस में भी जो हमें वोल्टेज ड्रॉप मिलता है रजिस्टर के क्रॉस, इस केस में भी हमें पिछले केस के साथ मतलब इक्वल ही मिलता है। इस केस में भी हमें जो वोल्टेज अक्रॉस लोड रजिस्टर मिलता है, इन दोनों केस में भी एक जो वोल्टेज है हमें I इंटू RL मिलता है। तो आगे देखेंगे हम इसके वेव फॉर्म को देखेंगे। सेम यही होगा कि नेगेटिव साइकिल को भी पॉजिटिव में बदल देता है, सेम वही सेंट्रल टाइप की तरह ही। और इसमें अगर अब इसके एप्लीकेशन की बात करें कि जो रेक्टिफायर सर्किट है उसके क्या क्या एप्लीकेशन है पावर सप्लाई के लिए, जैसे कि मान लीजिए हमें कहीं AC इनपुट मिल रहा है, लेकिन हमें कोई ऐसी डिवाइस है जहाँ पे DC वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। ये रेक्टिफायर मीटर्स टू कन्वर्ट AC वोल्टेज टू DC, ये तो है कि AC को DC में कन्वर्ट करता है। और जो जंक्शन PN जंक्शन डायोड का जो एप्लीकेशन वो देख लेते हैं तो पिछले स्लाइड्स में होना चाहिए, पर कोई बात नहीं। ये रेक्टिफायर सर्किट जो रेक्टिफायर को बनाने में होता है, AM डिटेक्टर, फिर क्लीपर एंड कैंपर्स। क्लीपर और कैंपर्स क्या होते हैं हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्स में इन सबके बारे में पढ़ेंगे, और स्विच बनाने में इनका यूज होता है। तो सो स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का लेक्चर 2 कंप्लीट होता है। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा, क्या होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और फ्यू ब्लेड रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा, उसके 2 टाइप्स के बारे में पढ़ा कि उसके 2 टाइप्स होते हैं, सेंट्रल टैप्ड होता है और एक ब्रिज टाइप होता है। इस केस में भी हमने अगर बात करें तो इस केस में भी सिंपली वही PDC PAC ये सब हमें कैलकुलेट करना है, और IRMS IDC VDC और VRMS, इन सब की वैल्यू भी हमें उस लास्ट जो हमें पढ़ा है सेंट्रल टैप उसी के इक्वल होने वाली है। और इसमें रिपल फैक्टर का फार्मूला एक और कंक्लूड कर सकते हैं हम, ये IRMS अपॉन IDC -1, इन दोनों का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।